दोस्तों, एक वक्त था जब रशिया यूक्रेन वॉर हर न्यूज चैनल की एक ब्रेकिंग न्यूज होती थी। हर फोन पे नोटिफिकेशन आती थी कि पुतिन ने धमकी दे दी, जेलेंस्की ने ये कहा, या फिर कीव पर कोई मिसाइल अटैक हो गया। लेकिन अब क्या वॉर अब खत्म हो चुकी है? इसका जवाब तुम्हें वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इस वॉर की शुरुआत 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के साथ हुई थी। सोवियत यूनियन उस टाइम पे दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। इसके टूटने से 15 नए देश फॉर्म हुए और उन्हीं 15 देशों में से एक देश था यूक्रेन। दोस्तों, यूक्रेन वेस्ट के साथ अपने अच्छे संबंध बना रहा था, लेकिन रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करे। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें यूएसए और यूरोप की मेजर कंट्रीज हैं। रशिया को ये डर इसलिए था क्योंकि एक बार अगर यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन कर लिया तो रशिया का सीधा मुकाबला यूएसए के साथ होगा। 2014 में यूक्रेन में एक रेवोल्यूशन होता है। लोग उस टाइम पे चाहते थे कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ टाई करे, लेकिन उस वक्त के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच रशिया के सपोर्टर थे। जब उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ टाई करने की डील रिजेक्ट की तो लोग सड़कों पे आ गए। ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा वायलेंट होते गए और यानुकोविच को भागना पड़ा। यूक्रेन ने अब वेस्ट की तरफ कदम बढ़ाने का फैसला लिया। ये मूवमेंट पुतिन के लिए एक रेड अलर्ट था। इसके रिस्पॉन्स में रशिया ने बिना वार्निंग के क्राइमिया को इन्वेड कर दिया। क्राइमिया स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वहाँ से मिलिट्री पोर्ट्स और ब्लैक सी का एक्सेस हो सकता था। पुतिन के हिसाब से क्राइमिया हिस्टोरिकली रशिया का पार्ट था और वो सिर्फ उसे वापस ले रहे थे, लेकिन वेस्ट के हिसाब से ये इलीगल काम था। 2014 के बाद रशिया ने यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन डोनबास को सपोर्ट देना स्टार्ट किया। यहाँ मेजरली रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी और इस जगह पे बहुत ज्यादा मूवमेंट्स हो रहे थे। इन मूवमेंट्स की वजह यूक्रेन ने रशिया को ही समझा। रशिया ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया कि इसमें उनका कोई रोल नहीं था, लेकिन वेपन्स, फाइटर्स और प्रोपेगेंडा सब वहीं से भेजा जा रहा था। यूक्रेन ने इसे रशियन हाइब्रिड वॉर कहा और फिर तभी एक इंसिडेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक पैसेंजर प्लेन MH17 को मिसाइल से उड़ा दिया गया। अनफॉर्चुनेटली इस हादसे में 298 लोग मारे गए। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मिसाइल रशिया की मिलिट्री से आया था। 2021 तक यूक्रेन के संबंध वेस्ट के साथ बहुत अच्छे हो गए थे। रशिया को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो रशिया ने बॉर्डर पे ट्रूप्स जमा करने शुरू किए। हर किसी को ऐसे ही लग रहा था कि ये सिर्फ एक डराने की कोशिश है, पर 24 फरवरी 2022 सुबह पुतिन ने एक अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट ये था कि रशिया की तरफ से यूक्रेन में एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया जा रहा है। वक्त मानो बिल्कुल रुक ही गया था कि जो कि यूक्रेन का कैपिटल है, उस पर मिसाइल्स की बरसात हो रही थी। एक पॉइंट पे लिटरली रशिया यूक्रेन को 3 डायरेक्शन से इन्वेड कर रहा था। रशियन टैंक्स बेलारूस के थ्रू कीव की तरफ आ रहे थे। ब्लैक सी से मिसाइल्स ओडेसा और मैरियोपोल पे गिर रहे थे, पर इस टाइम पे यूक्रेन ने झुकने से इनकार कर दिया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि वो लोग लड़ेंगे, लेकिन इस पॉइंट तक डायरेक्ट वॉर का पार्ट कोई भी नहीं बना था। वेस्ट सिर्फ एक बैक एंड सपोर्ट दे रहा था। रशिया का प्लान बहुत सिंपल था। उन्हें यूक्रेन को सिर्फ 3 दिन में गिराना था। रशिया उनकी गवर्नमेंट को हटा के एक पपेट रेजिम को लाना चाहता था, बट इस पॉइंट पे उन्होंने यूक्रेन को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। हर शहर, हर गली एक बैटलफील्ड बन गई थी। वहाँ पे यूक्रेन की आर्मी के अलावा एक और फोर्स खड़ी हो गई थी जो की थी आम आदमियों की। नाटो ने वेपन्स और इक्विपमेंट्स भेजने शुरू कर दिए और यूएस ने बिलियंस का मिलिट्री एड भेजा। सिविलियंस ने बैरिकेड्स बनाए और लोकल लोगों ने पेट्रोल बॉम्ब्स तक बनाने शुरू कर दिए थे। इस पॉइंट पे सिविलियंस का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा तगड़ा था। जेलेंस्की सिर्फ एक पॉलिटिकल फेस नहीं बना था, वो एक सिंबल बन गया था जिसका प्रेजेंस हर सोल्जर के हार्ट में था। जेलेंस्की ने दुनिया को एड्रेस करने के लिए वीडियोस रिलीज करे। उसने कहा कि वो लोग ये जंग नहीं चाहते, लेकिन उसने साथ में ये भी कहा कि वो इस जंग में हार नहीं मानेंगे। रशिया पूरी कोशिश कर रहा था कीव पे काबू पाने की, लेकिन यूक्रेनियन डिफेंडर्स ये चीज होने ही नहीं दे रहे थे। मैरियोपोल एक कोस्टल सिटी थी, ये रशिया के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक थी। वहाँ अज़ोव बटालियन ने एक हिस्टोरिक रेजिस्टेंस दिखाया। उन्होंने बंकर्स में बैठ के लिमिटेड खाने और पानी की सप्लाई के साथ रशियंस को महीनों तक रोक के रखा। समय के साथ इसने एक मॉडर्न वॉर का रूप ले लिया था। इसमें ड्रोन्स और साइबर अटैक्स का यूज हो रहा था। यूक्रेन ने टर्किश बेयरक्टर ड्रोन्स का स्ट्रेटेजिक यूज करा। उनकी मदद से रशियन टैंक्स को पिन पॉइंट करके उड़ाया जा रहा था। दोनों साइड्स ने एक दूसरे की कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने की कोशिश की। वेबसाइट्स हैक की जा रही थी और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही थी। रशिया ने सिर्फ रेगुलर आर्मीज नहीं भेजी थी, उसने साथ में वॉगनर ग्रुप के मर्सेनरीज भी भेजे थे। ये एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी थी। इसका काम था ब्रूटल अटैक्स करना, डर फैलाना और रूल्स को वायलेट करना। वॉगनर ग्रुप ने बखमूत जैसे शहरों में मास किलिंग की, पर उनकी ब्रूटैलिटी के बावजूद भी यूक्रेनियन लाइंस कभी पूरी तरीके से नहीं टूटी। दोस्तों, हर वॉर का एक शैडो फेस होता है, एक ऐसी कहानी जिसे या तो लोग इग्नोर कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं। यूक्रेन में वो मूवमेंट था बूचा मैसेकर। मार्च 2022 में जब रशियन ट्रूप्स कीव से पीछे हटे, तब बूचा एक छोटा सा टाउन फ्री हुआ। लेकिन जब यूक्रेनियन फोर्सेस वापस आए
उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा शॉकिंग देखा। रोड्स पे सिविलियंस की बॉडीज पड़ी थी, काफियों के हाथ पीछे बंधे हुए थे, कुछ बंदों के सिरों पे गन शॉट वाउंड्स भी थे, मानो जैसे कोई हॉरर स्टोरी का सीन चल रहा हो। बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड थे और कई सारी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। दोस्तों, अगर अभी की बात करें तो ये जंग अभी भी चल ही रही है। इस जंग में हार किसकी होगी या जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन एक चीज तो पक्की है, इंसानियत हर रोज थोड़ी थोड़ी हार रही है। हर गिरता हुआ मिसाइल सिर्फ एक मिलिट्री टारगेट नहीं तोड़ता, वो साथ ही में किसी माँ का सपना, किसी का घर या किसी जवान का आने वाला फ्यूचर भी तोड़ देता है। जंग चाहे कहीं भी हो, सबसे पहले शिकार हमेशा इंसानियत ही होती है। तो एनीवेज दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको क्या लगता है कि ये वॉर किसको जीतनी चाहिए और क्यों जीतनी चाहिए ये कमेंट्स में जरूर बताना। तो वही माता पिता की रिस्पेक्ट करना। स्टे सेफ। जय हिंद।